हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केजीएफ की मूवीज़ के बारे में। मैंने केजीएफ की दोनों मूवी बहुत ही ध्यान से और बहुत बार देखी है एंड मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि ये दोनों मूवी अपने आप में बिल्कुल ही परफेक्ट है। मैंने और भी बहुत सारी मूवीज़ देखी है एंड कई मूवीज़ ऐसी होती है जो परफेक्ट होती है, तो कई मूवीज़ ऐसी होती है जिनमें कोई ना कोई गलती तो निकल ही आती है। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं बाहुबली 2 मूवी के साथ, जहाँ पे पेड़ पे उछलने वाला सीन कहीं ना कहीं लॉजिकल लगता है। और आरआरआर मूवी का भी हम लॉजिक ले सकते हैं, जहाँ पे आरआरआर मूवी में रामचरण का पैर टूटा होता है, लेकिन जूनियर एनटीआर जब उनके पैर में एक दवाई लगाते हैं तो उसके आधे घंटे बाद ही उनका टूटा हुआ पैर ठीक हो जाता है, जो कि पॉसिबल नहीं है लॉजिकली, क्योंकि एक टूटे हुए पैर को ठीक होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन जब हम बात करें केजीएफ की मूवीज़ की, तो केजीएफ मूवी के जो डायरेक्टर है प्रशांत नील, उन्होंने इन दोनों ही मूवीज़ पे इतना ज़्यादा ध्यान दिया है कि ये दोनों ही मूवी हर मामले में परफेक्ट होती है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। केजीएफ मूवी देखते वक्त मेरे मन में भी कुछ सवाल आए थे, लेकिन जब मैं उनका आंसर ढूंढने निकला तो डायरेक्टर प्रशांत नील ने इतनी अच्छे से उस मूवी को बनाया है कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह गया, और तभी मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहला क्वेश्चन आया होगा आपके मन में वो यही आया होगा कि आखिर केजीएफ में कितना सोना है जो निकल ही रहा है। अगर हम मूवी को ध्यान से देखें तो 1951 में सूर्यवर्धन ने केजीएफ को ढूंढा था और सोना निकालना स्टार्ट किया, और 1981 में जाकर रमिका सेन ने केजीएफ को ख़त्म किया था। यानी कि 30 साल, लगातार 30 साल उस खदान से सोना निकालते रहे। इतना क्या सोना था जो ख़त्म ही नहीं हो रहा था और 30 साल तक निकालते रहे। तो इसके पीछे भी डायरेक्टर प्रशांत नील ने एक बहुत अच्छा लॉजिक दिया है। जो सबसे बड़ा लॉजिक है वो ये है कि पूरी मूवी में कभी ये बताया ही नहीं कि केजीएफ कितने बड़े एरिया में फैला है, यानी कि वो कितने किलोमीटर एरिया में फैला है। अगर हम केजीएफ को ध्यान से देखें तो जब भी हमें केजीएफ दिखाया जाता है तो कभी भी ये बताया ही नहीं गया दोनों मूवीज़ में कि आखिर केजीएफ कितने किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। और जब भी हम केजीएफ को देखते हैं, केजीएफ का कोई सीन, तो हमेशा हमें क्षितिज ही दिखता है, यानी कि वो दूर दूर तक फैला हुआ है, पता नहीं कहाँ तक। और यहीं पे डायरेक्टर प्रशांत नील बाजी मार लेते हैं। और एक और लॉजिकल रीज़न केजीएफ के पीछे ये है कि केजीएफ जो है वो सोने से पूरी तरीके से रिच है, यानी कि उसमें सोना बहुत ज़्यादा भरपूर है। और अगर हम मूवी को ध्यान से देखें तो हम ये भी देखते हैं कि वहाँ के जो वर्कर्स हैं उन्हें ज़मीन में अंदर 400 से 500 मीटर तक भेजा जाता है ताकि वो ज़मीन के अंदर भी खोद के सोना निकाल सके। और केजीएफ की जो ज़मीन है वो सोने से इतनी ज़्यादा रिच है कि अगर आप गड्ढा खोदोगे और वहाँ से 1 किलो मिट्टी निकालोगे तो उस 1 किलो मिट्टी में कुछ नहीं तो 50 से 100 ग्राम सोना तो होगा ही होगा। यानी कि केजीएफ की धरती का 10% जो सोना ही सोना है। और इसी वजह से इतने लंबे टाइम तक सोना निकलता रहा, क्योंकि वो ज़मीन के अंदर से निकालते थे। और सूर्यवर्धन का प्लान ये था कि वो थोड़ा थोड़ा सोना निकालेगा ताकि उसका जो साम्राज्य वो लंबा चले। और जैसे ही रॉकी भाई केजीएफ के किंग बने, उन्हें जल्द से जल्द सोना निकालना था, तो उन्होंने बहुत ही तेज़ी से सोना निकालना स्टार्ट किया और सिर्फ 4 साल के अंदर ही अंदर उन्होंने सारा का सारा सोना निकाल लिया। तो आखिर केजीएफ के अंदर से इतना सारा सोना कैसे निकलता है, इसका लॉजिक तो डायरेक्टर साहब ने दे दिया। लेकिन हमारे मन में दोस्तों एक और क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन है इनायत खलील का। आपने देखा होगा कि जो इनायत खलील है वो अफ्रीका से सोना मंगाता है, और सबको मालूम है कि अफ्रीका सोने के मामले में बहुत ज़्यादा रिच है, सोना वहाँ पे भरपूर मात्रा में है। तो अफ्रीका से पहले सोना दुबई आता है और दुबई से इंटरनेशनल लेवल पे भेजा जाता है। और जो इनायत खलील है उसका सोना इंडिया भी आता है, जो कि हमने मूवीज़ में देखा था। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया में तो रॉकी भाई खुद भी अपना सोना प्रोड्यूस कर ही रहे हैं, तो आखिर इंडिया में इनायत खलील का भी सोना आता है और रॉकी भाई भी सोना निकाल रहे हैं। तो अब सवाल ये आता है कि इंडिया में इतना सारा सोना आखिर खरीद कौन रहा है। तो इसके पीछे भी लॉजिकल रीज़न दिया गया है। रॉकी भाई ने 1977 में केजीएफ पे अपना कब्ज़ा किया था और उन्होंने सोना बहुत ही तेज़ी से निकालना स्टार्ट किया और उसे सेल करना भी स्टार्ट किया। और अगर हम इंडिया की हिस्ट्री में देखने जाएं तो 1970 से 1980 के बीच का ये जो टाइम था, यही वो टाइम था जब सोने की डिमांड बहुत ज़्यादा बड़ी थी इंडिया में, क्योंकि ख़रीदने वाले बहुत ज़्यादा हो गए थे। और डायरेक्टर प्रशांत नील ने इतनी ज़्यादा रिसर्च की है इस मूवी को लेकर। इसका हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं रमिका सेन, जो कि 1981 के टाइम पे इंडिया की प्राइम मिनिस्टर दिखाई गई है। और अगर हम इंडिया के इतिहास पे नज़र डालें तो 1981 वो इकलौता ऐसा टाइम था जब इंडिया में एक फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी, जो कि इंदिरा गांधी के टाइम की बात हो रही है यहाँ पे। और अगर हम रमिका सेन को देखें तो उसकी जो वेशभूषा है वो भी काफ़ी हद तक इंदिरा गांधी जैसी ही है, एक सफ़ेद साड़ी पहनना। और डायरेक्टर प्रशांत नील ने रमिका सेन का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी हद तक इंदिरा गांधी को देखकर ही लिखा है।
और डायरेक्टर साहब इतने ज़्यादा पैशनेट थे इस मूवी को लेकर कि आप ढूंढने जाओगे तब भी एक भी गलती नहीं मिलेगी। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि इस मूवी में एक चीज़ ऐसी है जो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी लॉजिकल लगेगी, लेकिन क्योंकि एक फ्रिक्शनल स्टोरी है तो वो भी चलता है। वो है अधीरा। इस मूवी में ये बताया कि अधीरा वाइकिंग के साथ पला बड़ा है और इसी वजह से वो ऐसा दिखता है। लेकिन अगर हम इस लॉजिक पे ध्यान दें तो इंडिया और साउथ ईस्ट का जो कंट्रीज़ है वहाँ पे तो वाइकिंग्स होते ही नहीं है। वाइकिंग्स मेनली ठंडे इलाके में ही होते हैं, यानी कि नॉर्थ के साइड में। यानी कि अधीरा का जो लुक था वो कहीं ना कहीं लॉजिक से थोड़ा सा परे था, लेकिन क्योंकि ये मूवी एक फ्रिक्शनल स्टोरी है तो इतना भी चलता है। और दोस्तों, अगर आपको कोई और डिटेल पता हो इस मूवी के बारे में तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।